नमस्कार जोहार साथियों। आज हम लोग मिशन 15 जेपीएससी को ध्यान में रखकर जो हमारा पेपर 2 है प्रीलिम्स में झारखंड जीएस उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। और पहला जो चैप्टर था मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत उसको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, बहुत कम होगा, लेकिन सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं वो हमने इसमें समाहित करने की कोशिश करी है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, यहाँ के जो नागवंशी राजा थे इनके द्वारा क्या करी गई, किस संदर्भ में, उनके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा मैं मैप बता देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ध्यान रखिएगा, ये हमारा झारखंड का एक तरह से आप कह लो मैप मान लीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखिएगा झारखंड में जो छोटा नागपुर खास कहलाता था, ये पूरा ये वाला जो इलाका है इसे ही एक तरह से झारखंड खास के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटा नागपुर खास, सॉरी, क्या नाम इसका जाना जा रहा है? छोटा नागपुर खास। ये आप समझ गए होंगे उनके संदर्भ में। अब यहाँ पर एक बात और समझने की आप कोशिश करिएगा कि नागवंशी शासन जो व्यवस्था था, नागवंशी राजाओं के द्वारा जो स्टार्ट करी गई थी उसे ही कहा गया नागवंशी शासन व्यवस्था। और ये शासन व्यवस्था जो था ये 64 ईस्वी में आरंभ करी गई। किसके लीडरशिप में? फणी मुकुट रॉय के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करिएगा कि नागवंशियों के पहले यहाँ पे मुंडाओं की शासन व्यवस्था स्थापित थी। ध्यान रखिएगा आप, है ना। और मुंडा जनजातियों ने अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करी। और यहाँ पर देखोगे जो सूतिया नागखंड सूतिया पहान के नेतृत्व में जब हुआ था ऋषा मुंडा के समय में, तो आरंभ हुआ। और अंतिम में आप देखोगे जब मदरा मुंडा जो थे, मदरा मुंडा साहब, उन्होंने जब सत्ता को स्थानांतरित करी तो इनके एक तरह से दत्तक पुत्र के रूप में फनी मुकुट रॉय हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं अलग अलग संदर्भ में, क्योंकि नागवंश राजवंश का आदि पुरुष भी इनको माना जाता है। और कहीं न कहीं मुंडाओं ने जो शासन व्यवस्था थी उनकी लोकतांत्रिक हस्तांतरण करने का एक पौराणिक घटनाक्रम के रूप में यहाँ पर सामने आता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कहानियाँ क्या हैं कि जो मदरा मुंडा थे उनको जंगल में एक नागफिन वृक्ष के नीचे जो है, या फिर कहीं कहीं मिलता है कि तालाब के किनारे एक लावारिस बच्चा उनको मिला। और उस बच्चा को एक जो नाग था ना, सांप, अपने फौन के छाया दे रहा था, रक्षा कर रहा था। और इसीलिए उनको ले आकर के उन्होंने जब पालन पोषण किया एक तरह से, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा फनी मुकुट रॉय। और आप देखोगे कि बाद में उन्होंने क्या करी कि अपने साम्राज्य में, अपने जो राज्य था उनका जो पढ़ा कहलाता था, बहुत सारे गांवों के समूह, और उनमें सारे लोगों को एकत्रित करके और सबसे पूछा गया। और एक तरह से योग्यता और कुशलता के आधार पे लोकतांत्रिक तरीके से फनी मुकुट रॉय को सत्ता को स्थानांतरित कर दी गई एक कड़े परीक्षण के बाद। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब जैसे ही इन्होंने जब राजा बने, तो राजा बनने के बाद आप देखिएगा फनी मुकुट रॉय ने मुंडा शासन व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, बल्कि उनकी जो शासन पद्धति थी उसको कंटिन्यू रखा। ध्यान रखिएगा, है ना। और यही कारण था कि इन्होंने सबसे पहले राजधानी जो है सुतियाम्बे, रांची के पास ही है, जब आप पतरातू तरफ पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, सुतियाम्बे। तो इन्होंने जो भूमि व्यवस्था थी इनका, या फिर टैक्सेशन व्यवस्था थी, शासन संचालन, ये लगभग कंटिन्यू रखा एक तरह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। और यही कारण था कि एक तरह से मुंडा शासन व्यवस्था को कंटिन्यू रखा। लेकिन आप देखोगे पुरानी व्यवस्था जो थी इनकी, इसमें आगे चल के परिवर्तन होगा जब यहाँ पे मुगलों का हस्तक्षेप होगा। क्योंकि मुगलों से पहले जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे उन्होंने भी एक तरह से समय समय पे आते थे, मारपीट के, टैक्स कुछ ले जा करके लूट के और चले जाते थे। लेकिन आप देखोगे आगे चल के जब मुगलों के समय में 1585 में, खासकर अकबर के समय में चीज़ें जब बदलेंगी, तो उसका क्या कहानी, जरा सेकेंड स्लाइड पर आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप समझिएगा कि मुंडाओं ने क्या करी थी। मुंडाओं ने एक व्यवस्था कायम करी थी जिसका नाम था खूंटकट्टी व्यवस्था। ध्यान रखिएगा आप, है ना। उसका नाम था खूंटकट्टी। क्लियर? और ये जो खूंटकट्टी व्यवस्था था, एक तरह से खूंट का मतलब होता है एक गांव, एक परिवार कह लीजिए आप। और खूंटकट्टी मतलब कि जो मुंडा जनजाति के लोग थे, इन्होंने पूरे जंगलों को साफ करके शुरुआती में ही, है ना, एक बस्ती बसाया था एक तरह से, और उसी का नाम पड़ा एक तरह से खूंटकट्टी के रूप में। ठीक है, तो ये पूरा एक तरह से कलेक्टिव ऑनरशिप था, मतलब सामूहिक स्वामित्व होता था जमीन का। ऐसे भी आप देखोगे अंग्रेजों से पहले जो है
अंग्रेजों के आने के बाद ही जमीन का खरीद बिक्री वाला वस्तु बनाया गया। इसके पहले इस तरह की चीजें नहीं थी, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता था। खैर, बहरहाल गांव में कृषि योग्य जब भूमि बनाई गई तो सामूहिक रूप से इसका उपयोग करते थे वो। तो टैक्स जो व्यवस्था थी, एक तरह से जितनी आवश्यकता थी उतना वो टैक्स एक तरह से ले लेते थे। और ये व्यवस्था जो थी 16वीं सदी तक आम रैयतों से कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। ध्यान रखिएगा, आम जो रैयत मतलब जो जमीन पे खेती करता था, तो पूरा जो कर का भार था स्वयं राजा अपने ऊपर लेता था। ठीक है, भू राजस्व सामूहिक रूप से राजा को ही दिया जाता था, अगर स्वेच्छा से कुछ कुछ परिस्थितियों में। तो मूल बात समझिएगा, जो पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी, खुदकटी जो व्यवस्था थी, जो सामूहिक अवधारणा पे आधारित थी, इसमें आम रैयतों से एक तरह से टैक्स नहीं ली जा रही है। ध्यान रखिएगा, रैयत से समय समय पर अगर उनको आवश्यकता पड़े या फिर जरूरत पड़े तो वो दे देते थे, अदरवाइज नहीं। और इसी व्यवस्था को नागवंशियों ने आप देखोगे कि एक तरह से कंटिन्यू रखा। ध्यान रखिएगा, है ना, वो भी एक तरह से आम रैयतों से टैक्स वगैरह वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन आवश्यकता जब आगे पड़ेगी, कैसे, देखिएगा नेक्स्ट। अब समझिएगा यहाँ पे मुगल काल में परिवर्तन कैसे हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या दरअसल, है ना, होता ये है कि 1615 ईस्वी में, ठीक है, जो 1615 ईस्वी में आप देखोगे एक शासक हैं नागवंशी के, जिनका नाम है एक तरह से उनका क्या नाम था, दुर्जन साल। ठीक है, उनका नाम क्या है, दुर्जन साल। ध्यान रखिएगा। और जो दुर्जन साल हैं, है ना, दुर्जन साल को पकड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टैक्स नहीं दे रहे थे, इस वजह से। ठीक है, और दुर्जन साल को जब टैक्स देने में जब इन्होंने असमर्थता जाहिर करी, तो पकड़ करके और ले जा करके जहांगीर के समय में, ध्यान रखिएगा उस समय किसकी कहानी है, जहांगीर, अभी हम लोग मुगल अकबर पे नहीं आए हैं, तो पकड़ करके और इनको ग्वालियर के किले में कैद कर लिया जाएगा। और ग्वालियर के किले में जब इनको कैद किया जाएगा तो आगे चल के आप देखोगे 1627-28 के आसपास में, है ना, 1627 कहीं 28 भी मिलेगा, इनको छोड़ा गया जब हीरे का इन्होंने एक पहचान करी थी तब। लेकिन वो भी कैसे छोड़ा गया, जब इन्होंने कहा कि ठीक है हम 6000 रुपये टैक्स देंगे अब नियमित रूप से एक तरह से, ठीक है, तब जाकर के छोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर दुर्जन साल ने, यानी नागवंशी राजा हैं, इन्होंने टैक्स देना कंटिन्यू स्वीकार कर लिया एक तरह से मालगुजारी के रूप में, क्लियर, तो अब क्या होगा, आम जनता पे टैक्स को इंपोज किया जाएगा। ठीक है, अब जब जनता पे इंपोज किया जाएगा तब स्थिति बढ़ेगी। ठीक है, स्थिति खराब होगी। अब देखिएगा, तब आगे आते आते समय में ध्यान दीजिएगा 1585 जब अकबर का समय है, मुगल सत्ता का एकदम प्रभाव जब पड़ेगा, तो नागवंशी शासकों को मुगलों, मतलब नागवंशी जो राजा हैं, उन्होंने मुगलों को नजराना देने के लिए बाध्य कर दिया। नजराना एक्ट टाइप से टैक्स ही था, जो कि कंटिन्यू नहीं होता था, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे इसको रेगुलर कर दिया गया। और रेगुलर का मतलब था वही मालगुजारी के रूप में। तो अब क्या हो गया, आम जनता से आप टैक्स लेंगे तभी तो दे पाएंगे। अब आम जनता से टैक्स लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पढ़ा जो शासन व्यवस्था था उनकी, मुंडाओं की, जो कि एक तरह से पढ़ा शासन व्यवस्था नागवंशियों के समय में भी सेम चल रही है। ध्यान रखिएगा शासन। अब यहाँ पर उनमें जो मानकी होते थे, एक तरह से मानकी को उन्होंने एक तरह से भूइहर कहने लगा, और उनको क्या किया, टैक्स को वसूल करने के लिए नागवंशियों ने कहा कि नहीं, अब आपको जो है एक तरह से टैक्स के रूप में मतलब टैक्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो मानकी जो शासन प्रशासन और न्यायिक कार्य भी देखते थे, अब उनको उनको भूइहर के रूप में, यानी टैक्स वसूलने का आम जनता से नागवंशियों ने करी। ध्यान रखिएगा। और आगे चल के अंग्रेजों के समय में यही जो भूइहर थे, इन्हीं का नाम आगे चल के जागीरदार के रूप में होगा। ध्यान रखिएगा, जागीरदार, जो कि कंटिन्यू रूप से एक तरह से देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो जागीरदार जो कि मुगलों के समय में ही आरंभ हुई, और इन्हीं को आगे चल के अंग्रेजों के समय में आप देखोगे जमींदारी व्यवस्था जब 1793 में लाई जाएगी तो वहाँ पे एक अलग सिस्टम आ जाएगी। तो मुगलों के समय में ये जागीरदार व्यवस्था, यानी भूइहर जो टैक्स वसूल रहे हैं, उनको आगे चल के जागीरदार के रूप में बड़े बड़े जागीर दिए जाएंगे, और मुगलों के समय में, और वहाँ से वो टैक्स को डायरेक्ट लेंगे। ये आप समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर आइए, जो दुर्जन साल और जहांगीर के संदर्भ में मैंने अभी जो कहानी बताई कि दुर्जन साल क्या थे भाई साहब, तो दुर्जन साल ने जब टैक्स में असमर्थता करी तब उनको पकड़ लिया गया था 1615 में, 12 वर्षों तक इनको कैद रखा गया, और 6000 रुपया देना इन्होंने मैंने एक तरह से एक्सेप्ट करी। और यही कारण था कि आगे चल के अब आम रईतों से कर लेना शुरू कर दिया गया, और लगान जो वसूल था, जो टैक्स था, जिनको लगान भी कहते थे, उस टैक्स कलेक्शन का जो जिम्मेवारी था, ध्यान रखिएगा, है ना, उसको एक तरह से भूइहर को
दिया जाने लगा। ये आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या चीज़ें बदली, अब देखोगे ध्यान से, यहाँ समझिएगा, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अंग्रेज जब आ रहे हैं भारत में तो 1757 में आप देखोगे प्लासी का बैटल होता है, यानी बैटल ऑफ प्लासी, और 1764 में होता है एक तरह से बैटल ऑफ बक्सर। दो चीज़ें होती है, आप जानते होंगे, यहाँ पे आप प्लासी और यहाँ पे बक्सर। अब बक्सर के बाद चीज़ें एकदम चेंज हो गई थी, क्यों? क्योंकि 1765 में जब बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी इनको मिली, आपको पता होगा कि इलाहाबाद की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा, और इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, ध्यान रखिएगा। मैं जब आपको जीएस पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, वहाँ डिटेल पढ़ाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा समय लीजिए आप। तो 1765 में जब बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी मिली, तो मिलने के बाद क्या हो गया, एक तरह से आप देखोगे कि चूंकि कोलकाता में जो विलियम था, फोर्ट विलियम है ना, फोर्ट विलियम, ध्यान रखिएगा, मैं कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये फोर्ट विलियम जो था एक तरह से 1596 के आसपास जब बना, 1696 के आसपास में, आगे चल के 1800 ईस्वी के आसपास में कॉलेज भी बना था। खैर, तो आप देखिएगा जो फोर्ट विलियम जो था, कोलकाता बहुत दूर पड़ता था, तो उसने चूंकि झारखंड क्षेत्र से या फिर झारखंड का जो छोटा नागपुर खास था, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करने के लिए पटना काउंसिल बनाया, और पटना चूंकि नज़दीक पड़ता था कोलकाता के तुलना में, तो आप देखोगे पटना काउंसिल को दे दिया गया कि आप वहीं से टैक्स पूरा एरिया से वसूल करके और आप यहाँ पहुँचाइए। लेकिन ये भी सफल नहीं रहेगा आगे चल के, और यही कारण था कि 1773 में देखोगे जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, एक तरह से आपको पता होगा, तो रेगुलेटिंग जब एक्ट आएगा और उसके बाद व्हीटली को, एक तरह से ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो व्हीटली को एक तरह से आप देखिएगा इस इलाका के यानी छोटा नागपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया, ताकि यहाँ से नियमित रेगुलर रूप से टैक्स को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करें। लेकिन ये भी सफल नहीं रहा, ध्यान रखिएगा। जब सफल नहीं रहेगा तब आगे चल के इन्होंने 1780 में क्या किया, एक और चाल चला, छोटा नागपुर खास रामगढ़ चतरा को सबको मिलाकर के रामगढ़ ट्रैक के रूप में बनाया गया। तो याद रखिएगा, यही क्वेश्चन 14 जेपीएससी में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, जेपीएससी में प्रीलिम्स में, ठीक है। तो जब 1780 में जब छोटा नागपुर खास रामगढ़ और चतरा को मिलाकर के रामगढ़ ट्रैक बनाया गया, और ये जो शेरघाटी है गया के पास है, आप जब आगे बढ़ोगे पलामू से सटा हुआ है, तो गया में शेरघाटी, वहीं से इसका संचालन किया जाता था, क्योंकि गया के बाद आगे आगे पटना था। और यहाँ पर आप देखोगे एक और व्यक्ति था चैपमैन, इसी को छोटा नागपुर मतलब रामगढ़ ट्रैक जब बनाया गया तो यहाँ से इस इलाके टैक्स को वसूल करने के लिए जिम्मेवारी दी गई, लेकिन ये भी सफल एक तरह से नहीं रहा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब नहीं रहा तब क्या हुआ भाई, आगे चल के एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बहुत बड़ी, जब यहाँ पे जब वो एक तरह से गवर्नर जनरल के रूप में, वायसराय के रूप में जब ये काम करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूँकि 1857 के बाद 1858 से एज ए वायसराय बोला जाता था, तो इसके पहले आप गवर्नर जनरल ही इसको बोलिए। तो 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आ रहा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंटिन्यू एक तरह से टैक्स नहीं मिल पा रहे थे, तो इसीलिए उसको अस्थाई बंदोबस्त कर दिया, यानी परमानेंट सेटल का मतलब था कि अब क्या हुआ, रैयत से नहीं बल्कि पूरे ये जो गांव था ना, इस गांव के एक व्यक्ति जो जमींदार था, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, जमींदार का मतलब जो नागवंशी राजा हैं, जो नागवंशी राजा हैं उनको अब एज ए जमींदार के रूप में इन्होंने बना दिया, एक तरह से नागवंशी जो राजा थे, ठीक है, जमींदार के रूप में, जागीरदार के रूप में। तो अब क्या हुआ, नागवंशी राजाओं को जब जमींदार बनाया तो अब जमींदार से टैक्स लेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ऊपर में ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके बीच में क्या है, जमींदार है, और जमींदार के नीचे क्या है, रैयत है, ध्यान रखिएगा, है ना, यानी आम जो रैयत है, जो किसान जो जमीन पर खेती कर रहा है। अब यहाँ देखिए, इनसे इन्होंने फिक्स कर दी कि आपको देना है। अब अगर इनको यहाँ से देना था 10 रुपया, तो यहाँ से मार के 20 रुपया लेते थे, तो इनका शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मूल बात समझिएगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था में लगान वसूली का कार्यभार जब इनको एज ए जमींदार के रूप में बनाया जाएगा, तो यहाँ पे पहले से जो पढ़ा व्यवस्था में जो चली आ रही थी, जो मुंडा शासन व्यवस्था का जो टैक्सेशन सिस्टम था, जिसको कंटिन्यू रखा था नागवंशियों ने, वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। और आगे चल के जो जमींदारी व्यवस्था थी वो एज ए जमींदारी बने, जागीरदारी जो थी जमींदारी के रूप में समाप्त मतलब स्टार्ट होगी, और पुरानी जो नागवंशी व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के समय में समाप्त हो जाएगा, ये समझिएगा। यानी मुंडा आधारित जो व्यवस्था थी, मुंडा शासन व्यवस्था, वो क्या हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा। क्लियर, ये आपने समझ लिया।
अब आइए ग्राम स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत नागवंशियों में क्या क्या काम हो रहे थे। आप देखोगे ना, जब आप पढ़िएगा तो ग्राम स्तर पर लगभग 22 तरह के, ध्यान रखिएगा, नागवंशियों के समय में 22 अधिकारियों का जिक्र मिलता है। और उन अधिकारियों में ये दो जो अधिकारी हैं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका एक तरह से निभाते थे, जिसमें कि एक महतो है जिसको महतम भी, और एक भंडारी था, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये गांव का प्रमुख होता था महतो जो है, और ग्राम प्रशासन की प्रमुख भूमिका भी निभा रहा है। और भंडारी का मतलब कि उनका राजा का जो खेती बाड़ी करना, अन्न भंडार को देखना, एक तरह से पूरे घर का एक तरह से प्रहरी के रूप में, महरी नहीं है बल्कि इसको आप पढ़िएगा प्रहरी के रूप में वो काम करता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहने क्या बताया मैंने कि महतो और भंडारी दो लोग काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इनका जिक्र मिलता है, ठीक है। ये अधिकारियों का जिक्र मिलता है किसके संदर्भ में, तो नागवंशियों के संदर्भ में, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर, नागवंशी राजाओं के संदर्भ में, ठीक है, समय में। आई थिंक यहाँ तक मेरी बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एक और समझिएगा, ये जो पट्टी है पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत ही, आप देखिएगा एक व्यवस्था होती थी पट्टी, जो कि आगे चल के इन्हीं के हेड को मानकी के रूप में कहा गया था, ये समझिएगा, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, भूंयहर की बात करें तो भूंयहर क्या होता था, आम जनता से मालगुजारी को वसूल रहा है। तो एक तो व्यक्ति हो गया भूंयहर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एक तरह से, और इन्हीं के आगे चल के जो जमीनों को भूंयहरी जमीन कहा गया, जो कि आप देखोगे उरांव जनजाति खासकर जो छोटा नागपुर खास है उनके ज़मीनों को कहा जाता है। और खैर CNT के अंतर्गत जो आप पढ़ोगे, जब वहाँ डिटेल आपको पढ़ाऊंगा, है ना। अब भूंयहर को न्यायिक और राजनीतिक भी अधिकार प्राप्त थे। और एक जो पाहन होते थे, पाहन, इनको एक तरह से धार्मिक, आज भी ये व्यवस्था है एक तरह से जनजातीय व्यवस्था में आप देखोगे, तो धार्मिक कार्यों के आयोजन और संचालन के लिए उत्तरदायी होते थे। और आगे चल के भूंयहर जो जमींदार जागीरदार बने, यानी जमीन का एक बड़ा बड़ा टुकड़ा उनको एक तरह से दे दिया जाता था, उनको जागीरदार बना दिया जाता था, और वहाँ के सारे टैक्सेशन को, प्रशासनिक व्यवस्था को एक तरह से लेते थे, और यहाँ से वसूल के मुगल सत्ता को एक तरह से मुगल बादशाह तक पहुँचाते थे, मुगल सत्ता तक, ये समझिएगा, ठीक है। ये तो समझ लिए एक तरह से पट्टी के स्तर पे। राज्य के स्तर मतलब उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें, मतलब ये प्रखंड आप समझ लो, लेकिन राज्य पूरे स्तर पे वहाँ पे महाराजा का कॉन्सेप्ट आया। जैसे आप देखे होंगे कि जब मालगुजारी का कॉन्सेप्ट जब जागीरदारों के अंतर्गत आया, तो आगे चल के नागवंशी राजाओं को महाराजा की भी उपाधि दी गई। तो राजा को महाराजा कहा जाने लगा, जो कि शासन का सर्वोच्च केंद्र के रूप में था, और इनको वित्तीय जो स्थिति थी फाइनेंशियल, उसको हेल्प करते थे, और उनका नाम दीवान था। पांडे जो थे वो निर्णयों को लोगों तक पहुंचाते थे, प्रसारित करते थे। तो इस तरह से नागवंशी प्रशासनिक व्यवस्था में ये काम करते थे अलग अलग